हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स पार्ट 126 है आज, और इसमें भी आपको मिलेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वन लाइनर्स। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी सबसे फेवरेट सीरीज है ये, और इसमें आपका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें आपको उत्तराखंड के संपूर्ण सामान्य ज्ञान पोर्शन के, यानी कि बोल सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उत्तराखंड स्टैटिक जी के सभी तरह के मिक्स्ड क्वेश्चन एक ही टॉपिक में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और साथ ही हम थोड़ा बहुत व्याख्या भी कर देते हैं, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सीरीज है आपके लिए, उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स। आज पार्ट 26 है, 126, और इसमें भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए, सर्वप्रथम ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल किसने लिखा था? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की। तो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, हालांकि उत्तराखंड में जो साहित्यिक रचनाएं हुई ना, मध्यकाल से शुरू हो जाती हैं, वो चंद वंश में भी और हमारे गढ़वाल के परमार वंश में भी। लेकिन अब हम आधुनिक काल में जब आते हैं, तो आधुनिक काल में जब ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल चल रहा था, उस समय आलम सिंह राणा नामक व्यक्ति ने ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल लिखा था। ठीक है, तो ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल राइटर कौन है? आलम सिंह राणा। ठीक है, और इसका सोर्स आपको मिल जाएगा दोस्तों, हमारा उत्तराखंड की नवीन इतिहास पुस्तक डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच के द्वारा ये दिया गया है पॉइंट। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाली को सर्वप्रथम मध्य पहाड़ी हिंदी किसने कहा था? तो गढ़वाली बोली, भाषा कहना तो यहाँ पे उचित नहीं होगा, वैसे गढ़वाली बोली, कुमाऊनी बोली है ना ये। ठीक है, तो गढ़वाली को मध्य पहाड़ी हिंदी बोला था सबसे पहले, या माना था। भाषा विद्वानी किसने? गेरसन ने। ठीक है, गेरसन कौन है? इनका प्रोफेशन क्या है दोस्तों? ये भाषा विज्ञानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने बोला मध्य पहाड़ी हिंदी गढ़वाली को। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में राज्य से शामिल कितने लोग थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह हुआ था, कब से शुरू हुआ था? 12 मार्च से शुरू हुआ था। डांडी मार्च भी इसको बोलते हैं ना, डांडी मार्च। तो कितने अनुयायी थे गांधी जी के साथ? टोटल 78। 78 अनुयायियों में से 3 उत्तराखंड के भी थे, लेकिन थोड़ा कहानी अलग है, इसको समझिए आप। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से गांधी जी और उनके 78 अनुयायियों के द्वारा हमारा डांडी मार्च, यानी कि नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा शुरू होती है। उसमें उत्तराखंड से 3 व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं। पहला नाम है ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, देघाट मंदिर, उद्योग मंदिर इन्हीं के द्वारा बनाया गया। लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में। ज्योतिराम कांडपाल पहला व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति है भैरवदत्त जोशी। ठीक है, भैरवदत्त जोशी। और तीसरा इसमें एक गोरखा व्यक्ति भी होता है, खड़क बहादुर। ठीक है, खड़क बहादुर। तो ध्यान रखेंगे, बोला जाता है कि भैरवदत्त जोशी जो थे, इनकी तबीयत खराब हो गई आधे रास्ते में ही, और ये वापस आ गए थे, लेकिन फाइनली वहाँ तक पहुँचे थे। जो जो हमारे खड़क बहादुर है, इनका भी ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता किसी भी पुस्तक में। हालांकि ये हमें पुष्टि हो जाती है कि ज्योतिराम जो कांडपाल थे, ये गांधी जी के अंधभक्त थे, मतलब गांधी जी को फॉलो करते थे और गांधी जी के साथ भी रहिए। नमक कानून में पूरी यात्रा भी की इन्होंने कंप्लीट, ज्योतिराम कांडपाल जी ने। और ज्योतिराम कांडपाल जी ने देघाट में क्या किया? एक मंदिर भी बनाया, जिसको हम उद्योग मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 लोग थे गांधी जी की इस यात्रा में। और डांडी मार्च से शुरू होता है 12 मार्च 1930 को, और फाइनली नमक कानून कब तोड़ा जाता है? 6 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल 1930 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे नमक कानून टूटता है, नमक कानून तोड़ने के साथ ही देश में गांधी जी एक नए आंदोलन का आह्वान करते हैं, जिसका नाम होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, 6 अप्रैल 1930 को। हाँ, याद रखेंगे डेट। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वाधीनता आंदोलनों के दौरान राष्ट्रीय होटल कहाँ पे स्थित था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था उत्तराखंड की धरती पर, उस समय जो हमारा दुगड्डा क्षेत्र था ना, ये प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। और दुगड्डा को बसाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? धनीराम मिश्र जी को। पंडित धनीराम जी मिश्र जी आधुनिक दुगड्डा के निर्माता भी कहलाते हैं। ठीक है, तो धनीराम मिश्र जी ने यहाँ पे खेतों में पहला एक घर बनाया, बिल्डिंग बनाई, जिसको क्या बोला गया? राष्ट्रीय होटल। ठीक है, इसी में जो उसमें कि हमारे जितने भी स्वाधीनता आंदोलनकारी लोग थे, या जितने भी राजनीतिक व्यक्ति थे, वो गुपचुप मीटिंग करते थे इसी जगह पे, इसी प्लेस पे, राष्ट्रीय होटल। तो इसका नाम ही राष्ट्रीय होटल पड़ गया। ठीक है, कहाँ पे है? दुगड्डा में। किसने बनाया? पंडित धनीराम मिश्र जी ने बनाया। आधुनिक दुगड्डा के निर्माता भी वही कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखना है। और उस समय का एक महत्वपूर्ण नाम और बहुत मेरे दिमाग में घूमता है बार बार, गढ़वाल का दानवीर भी बोला जाता है, जिसको नाम है घनानंद खंडूरी। ठीक है, गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसको कहा जाता है? तो घनानंद खंडूरी। तो ये धनीराम मिश्र जी हो गए हमारे, घनानंद खंडूरी जी हो गए, कुछ ऐसे नाम है दोस्तों, जिन्होंने अथक यहाँ पे कैद किया था, फाइनेंशियल सपोर्ट किया था उसमें, संगठनों को, लोगों को, फंडिंग हो गई, पत्रों की फंडिंग हो गई, बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना है तो स्कॉलरशिप हो गई। तो बहुत इन्होंने काम किए थे उस समय। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था उत्तराखंड की महान विभूतियों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यामुन प्रदेश में छांगलेस राजवंश की पुष्टि होती है।
तो यामुन प्रदेश यानी कि जो यमुना के आसपास का एरिया है वर्तमान में, वहाँ पे कभी छांगलेस का वंश भी था। छांगलेस नामक कोई वंश था वहाँ पे, ठीक है, छांगलेस। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। छांगलेस जो हमारा प्रशस्ति है कहाँ से प्राप्त हुई है, तो छांगलेस जो प्रशस्ति मिलती है या छांगलेस शिलालेख मिलता है वो लाखा मंडल से मिलता है, ठीक है, लाखा मंडल देहरादून। लेकिन इस शिलालेख में मतलब बहुत टूट फूट है, एकदम पुष्टि नहीं हो पाती, मतलब साफ तौर पे नहीं है। लेकिन कभी ना कभी उत्तराखंड की धरती में यामुन प्रदेश में या यमुना प्रदेश में एक वंश रहा था जिसका नाम था छांगलेस राजवंश, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। राज्य के किस लेख में 4 नागवंशी राजाओं का उल्लेख है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो राज्य में एक ऐसा लेख है दोस्तों, त्रिशूल लेख मिला है हमें गोपेश्वर से, तो गोपेश्वर लेख हम इसको बोलेंगे। त्रिशूल लेख का मतलब दोस्तों एक त्रिशूल बना होगा, त्रिशूल की आकृति की कोई आकृति होगी, इसमें लेख लिखा गया होगा, यहाँ पे ये अक्षरों से लिखा गया होगा इसमें खोद के, क्या 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 मतलब जो उसमें चीज़ें घटी होंगी उनके बारे में, राजाओं के बारे में। तो ऐसे नागवंशी राजाओं का भी उल्लेख मिलता है हमें। 4 नागवंशी राजाओं का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? त्रिशूल लेख में मिलता है हमें, गोपेश्वर से प्राप्त होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 4 नागवंशी राजाओं का उल्लेख की हम बात करें तो 4 नागवंशी राजा कौन कौन है उनको भी आप नोट कर सकते हैं। पहला है स्कंद नाग, ठीक है, पहले राजा का नाम। दूसरे के राजा का नाम है विभु नाग। तीसरे राजा का नाम मिलता है हमें अंशु नाग, अंशु नाग। और चौथा जो राजा है इसका नाम मिलता है गणपति नाग, गणपति नाग, ठीक है। ये तो 4 नागवंश के राजाओं का उल्लेख है दोस्तों त्रिशूल लेख गोपेश्वर में। अगला है देखिए, टोंस, गिरि, आसन आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो टोंस, गिरि, आसन ये सभी सहायक नदियां हैं दोस्तों यमुना नदी की, ओके, यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना की अन्य सहायक नदियां बहुत से, ऋषि गंगा है जिसमें हनुमान गंगा है, सभी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जो नदी प्रवाह तंत्र, यहाँ पे टॉपिक पड़ा हुआ है, आप यूट्यूब पर चेक करेंगे ना, उत्तराखंड के भूगोल वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गंगा का प्रवाह तंत्र, अलकनंदा का, भागीरथी का, सभी नदियों का प्रवाह तंत्र मिलेगा। उसमें ये जान लेंगे आप कि किस नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो टोंस, गिरि, आसन आदि यमुना की सहायक नदियाँ हैं। गांधी जी की अस्थियाँ किस ताल में विसर्जित की गई थी? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा इससे हमें हिस्ट्री का बैकग्राउंड भी निकल के आता है ना, तभी ऐसे क्वेश्चन मैं रखता हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बोल सकता हूँ इजी क्वेश्चन है। गांधी जी की अस्थियाँ दोस्तों चौराबाड़ी ताल में विसर्जित की गई थी। चौराबाड़ी ताल वर्तमान में कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। और चौराबाड़ी ताल से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी निकलती है। चौराबाड़ी ताल वही ताल है जहाँ से केदारनाथ आपदा भी घटित हुई थी। चौराबाड़ी ताल में जैसे गांधी जी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई, इस ताल को नाम दे दिया गया गांधी सरोवर का, या इसको हम जानते हैं सुरवदी ताल के नाम से भी, ठीक है। बहुत से अलग अलग नाम है, इसको याद रखेंगे आप, कन्फ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा। चौराबाड़ी ताल के अन्य नाम है दोस्तों गांधी सरोवर, सुरवदी ताल या सरवदी ताल भी बोला जाता है, रुद्रप्रयाग में है, मंदाकिनी का उद्गम है। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था गांधी जी की कुमाऊं यात्रा। गांधी जी उत्तराखंड में कितनी बार आए? गांधी जी उत्तराखंड में दोस्तों 1915 में आए सबसे पहली बार हरिद्वार, 1916 में आए दूसरी बार, देहरादून भी गए। उसके बाद 1929 में आते हैं गांधी जी उत्तराखंड में, ठीक है, 1929 में। और इसके बाद गांधी जी की एक बार और मंशा होती है कि मैं भारत आज़ाद होने के बाद उत्तराखंड की धरती पर आऊँगा, भारत आज़ाद होने के बाद मैं उत्तराखंड की धरती पर आऊँगा, ऐसा गांधी जी सोचते हैं। 1946 की आसपास की बात है ये, ठीक है। 46 में स्वास्थ्य लाभ लेने आते भी हैं बसरते यहाँ पे, 1946 में चौथी बार आते हैं गांधी जी यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद दोस्तों स्वास्थ्य लाभ लेते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि उसमें 1946 के आसपास जब कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आने पे पुष्टि हो ही चुकी थी कि अब 2 राष्ट्र बनेंगे भैया, एक हमारा मुस्लिम राष्ट्र होगा पाकिस्तान, दूसरा हमारा हिंदुस्तान। यहाँ पे पुष्टि हो गई थी और गांधी जी को दरकिनार कर दिया उसमें जो कांग्रेस के उच्च नेता थे। अब गांधी जी को तवज्जो नहीं मिल रही थी यहाँ पे 1946 में, तो गांधी जी थोड़ा डिप्रेस्ड हो गए, यहाँ पे अवसाद में आ गए। अब जैसे ही कोई हमारे बड़े नेता है उसमें क्या हस्ती अवसाद में होती थी तो कहाँ जाती थी? आज का टाइम होता है तो हम देखते हैं बड़े बिलियनियर मिलेनियर आदमी या बड़े राजनेता कहाँ जाते हैं? डायरेक्टली स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, यूरोप के खूबसूरत प्लेस पे डेस्टिनेशन है। वैसे उस समय हमारे जो जितने भी नेता थे या तो शिमला आते थे या दार्जिलिंग जाते थे या उत्तराखंड में आ जाते थे। तो गांधी जी भी जब 1946 में कैबिनेट मिशन आने के बाद थोड़ा उनकी यहाँ पर अनबन हो गई थी बड़े कांग्रेस नेताओं से, तो उत्तराखंड आने का उन्होंने विचार किया और यहाँ पे आ गए 1946 में स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। उस समय यहाँ पे उन्होंने लोगों से बोला कि मेरी बड़ी दिली इच्छा है, मैं 4 धाम यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन हो नहीं पाई उसमें और वापस चले गए वो, ठीक है। और बोलते कि देश जब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद गांधी जी उत्तराखंड में आना चाहते थे, बशर्ते वो 4 धाम यात्रा करना चाहते थे, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। लेकिन उससे पहले 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ?
नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया, आज़ादी के बाद वो थोड़ा हमारा देश अभी डवाडोल स्थिति में था, सब कुछ रिलैक्स हो जाता, तब गांधी जी आते ना, लेकिन उसी बीच क्या होता है, गांधी जी की हत्या हो जाती है 1948 में, ठीक है। और गांधी जी की इच्छा दबी रह जाती है। अब जिन लोगों को पता था कि गांधी जी को जाना था उत्तराखंड, वो करीबी लोग बोलते हैं भैया गांधी जी तो नहीं जा पाए, अब उनकी अस्थियों को उत्तराखंड में प्रवाहित करते हैं और गांधी जी को मोक्ष मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी की अस्थियां इस बार हरिद्वार में प्रवाहित न करवा के चौराबाड़ी ताल में ले जाई जाती हैं। हमारा केदारनाथ से ऊपर है जो चौराबाड़ी ताल है ना, तो वहाँ पे इसलिए इसको फिर हम गांधी सरोवर भी बोलते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरयू और पनार नदी का संगम किस प्लेस पे होता है, तो सरयू नदी और पनार नदी, ठीक है। पनार एक सहायक नदी है, सरयू की ध्यान रखेंगे। इन दोनों का संगम काकड़ी घाट में होता है। देखिए दोस्तों, दो काकड़ी घाट हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है, दो काकड़ी घाट हैं। अल्मोड़ा जनपद की मैं बात करूँ ना, अल्मोड़ा जनपद, ये हमारा अल्मोड़ा जनपद हो गया। अल्मोड़ा जनपद के पूर्व में जहाँ पर हमारे सरयू और पनार नदी मिलती है, पूर्व में भी काकड़ी घाट है। और अल्मोड़ा जनपद के पश्चिम की तरफ भी हम जाते हैं तो हमारे कोसी नदी के तट पर भी एक काकड़ी घाट नामक प्लेस है। कोसी वाले काकड़ी घाट में हमारे एक व्यक्ति ने तपस्या भी की थी, जिसका नाम था विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जब उत्तराखंड की यात्रा की थी ना, तो उसने कोसी नदी के तट वाले काकड़ी घाट पे तप किया था। और विवेकानंद जी को यहाँ पे जो पीपल के नीचे तप किया, इसलिए काकड़ी घाट को उत्तराखंड का बोध गया भी कहते हैं। और बोला जाता है कि विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई यहीं पे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। आज भी काकड़ी घाट में जाएंगे तो बहुत अच्छा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, मंदिर वगैरह, ठीक है। तो दो काकड़ी घाट हैं, याद रखना है आपने। गढ़नाथ अल्मोड़ा में सत्याग्रह ट्रेनिंग कैंप कब चलाया गया था, तो गढ़नाथ बहुत फेमस प्लेस है अल्मोड़ा में दोस्तों। गढ़नाथ का मेला भी आपने सुना होगा। गणनाथ में देखिए दोस्तों, जैसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती है 1940 में, कहाँ से शुरू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से विनोबा भावे के द्वारा। पहले भारतीय व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। उसके बाद उत्तराखंड की धरती में भी व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो जाते हैं दोस्तों, और लोगों को यहाँ पे प्रशिक्षित करने के लिए कैसे सत्याग्रह करना है, क्या करना है, कैसे आप फॉलो करोगे, फॉलो अप कैसे लोगे, ये चीज़ें बताने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है, सत्याग्रह ट्रेनिंग कैंप। और ये चला था जून 1940 में, ठीक है। तो गणनाथ अल्मोड़ा में सत्याग्रह ट्रेनिंग कैंप कब से था, जून 1940 में। अल्मोड़ा भारतीय आंदोलन का शस्त्रागार है, यह कथन किसने दिया था। कम्युनिटी टैब में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर से आपको याद होगा करके मैं लाया हूँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों बोला था ये भी जानना जरूरी है। तो अल्मोड़ा इज द आर्सेनल ऑफ आवर मूवमेंट, अल्मोड़ा इज द आर्सेनल ऑफ आवर मूवमेंट, ये किसने बोला था, ये हमारा मौलाना मोहम्मद अली ने बोला था। क्योंकि दोस्तों जब हमारा 1930 सविनय अवज्ञा का टाइम चल रहा था ना, जो आंदोलन चल रहा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में विभिन्न आंदोलन घटित हो रहे थे, जिसमें झंडा सत्याग्रह था, कहीं पे नमक सत्याग्रह चल रहा था, कहीं पे हमारा करबंदी सत्याग्रह चल रहा था, कहीं पे जंगलात सत्याग्रह चल रहा था, कहीं पे स्वाधीनता सत्याग्रह चल रहा था। तो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। और उस समय सरकार क्या करती, धारा 144 लागू थी। लोग क्या करते, खुद को स्वयं जाके गिरफ्तार कर देते थे। गांधी जी ने बोला था ना, सत्य से आग्रह करो, सत्याग्रह करो। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या था, विनय पूर्वक नम्रता से आप लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, आप अपनी गिरफ्तारियां दो। गांधी जी ने बोला तो लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। बोला जाता है कि 1930 के टाइम पीरियड पे अल्मोड़ा जेल कम पड़ गई, और यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी जो थी हमारी, उसके जो हमारे अधिकारी थे ना, उनको अलग अलग कैंप जेल खोलने पड़े, मतलब एक अस्थायी जेल भी बनानी पड़ी लोगों को उसमें भरने के लिए, इतनी गिरफ्तारियां हो गई थी। तो अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र के लोगों का यह स्वाभिमान देखकर, यह लोगों का जितने अच्छा वो स्वाधीनता आंदोलन में योगदान दे रहे थे, उसको देखते हुए हमारे तत्कालीन जो राजनीतिज्ञ और बोल सकते हैं स्वाधीनता आंदोलनकारी थे एक व्यक्ति, मौलाना मोहम्मद अली, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। फिर अल्मोड़ा जो है बहुत फेमस प्लेस है, क्योंकि उसमें बहुत जगह, अल्मोड़ा जेल की भी हम बात करते हैं तो बड़े बड़े लीडर इसमें रहे थे। जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बंदी रहे अल्मोड़ा जेल में, बद्रीदत्त पांडे जी रहे, गोविंद बल्लभ पंत जी जेल जाते रहे, बहुत से बड़े बड़े लीडर भी अल्मोड़ा जेल में रखे गए थे, ठीक है। तो अल्मोड़ा एक पॉइंट बन गया था, इसीलिए एक स्टेटमेंट आता है मौलाना मोहम्मद अली का कि अल्मोड़ा इज़ द आर्सेनल ऑफ आवर मूवमेंट। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था, तो टिहरी परियोजना है, टिहरी बांध हम पढ़ते हैं दोस्तों। पहली बार टिहरी परियोजना का शिलान्यास यानी कि मतलब कब इसकी नींव रखी गई थी, तो ये 1972 में रखी गई थी। देखिए टिहरी बांध पे मैं एक पूरा सेपरेट टॉपिक आपको दूंगा, टिहरी बांध, ठीक है, जल्दी दूंगा। टिहरी बांध बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गए, पूरा पढ़ेंगे इसको, कैसे शुरुआत होती है, क्या क्या इसमें आंदोलन होते हैं, कितना इसका प्रोडक्शन होता है, किस राज्य को लाभ है, कितना इसमें बजट था, सब पढ़ेंगे टिहरी बांध के बारे में। गैरसैंण चमोली को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है हमारी गैरसैंण। कोरोना काल होने की वजह से थोड़ा न्यूज़ हमारी ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुई, तो आपको याद रखना है दोस्तों, आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन बन सकता है।
और ये डेट है 8 जून 2020। 8 जून 2020 को जैसे ही राज्यपाल महोदया ने हमारी स्वीकृति दी ग्रीष्मकालीन राजधानी को, तो ये डेट हमारी दर्ज हो गई इतिहास में अब। ठीक है, 8 जून को गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है हमारी। राज्य के किस नगर का वर्णन मेघदूतम में मिलता है? तो मेघदूतम सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको, ग्रंथ है किसके द्वारा रचित है? कालिदास, महाकवि कालिदास। कालिदास जी ने देखिए एक नगर का वर्णन किया अपने मेघदूतम में, और जिसको हम जानते हैं कनखल के नाम से। ठीक है, कनखल जो कि हरिद्वार में स्थित है। आधुनिक हरिद्वार की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो हरिद्वार, जैसा कि नाम से पता चलता है, हरिद्वार का बहुत विस्तृत इतिहास है दोस्तों। पूर्व इतिहास भी हम बात करते हैं, प्राचीन इतिहास हो गया। ठीक है, बहुत पुराने टाइम से हरिद्वार का एक विशेष उल्लेखनीय इतिहास रहा है। हरिद्वार, हरि मतलब भगवान, द्वार, भगवान को प्राप्त करने का जो पहला द्वार है वो हरिद्वार है। ठीक है, तो हरिद्वार में देखिए जो हमारा अकबर का सेनापति था मानसिंह ने हर की पैड़ी का दोस्तों पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार करवाया था। हर की पैड़ी जहाँ पे नहाते हैं हम, जब भी गंगा हरिद्वार में जाते हैं ना गंगा स्नान के लिए, हर की पैड़ी का स्नान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो मानसिंह के द्वारा हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार हुआ। उसके साथ साथ हमारा हरिद्वार नगरी का भी इसने जीर्णोद्धार किया। इसीलिए इसको आधुनिक हरिद्वार की नींव रखने वाला व्यक्ति बोल सकते हैं, आधुनिक हरिद्वार का जीर्णोद्धार या आधुनिक हरिद्वार जिस व्यक्ति ने बनाया वो कौन था? मानसिंह था। ठीक है, किसका सेनापति था मानसिंह? अकबर का। गौतम कुंड राज्य में कहाँ स्थित है? तो गौतम कुंड है दोस्तों चंद्रबनी देहरादून में। ठीक है, देखिए चंद्रबनी और चंद्रबदनी अलग अलग प्लेस हैं। चंद्रबनी हमारा कहाँ पे है? देहरादून में है। और यहीं में अगर बात करूँ चंद्रबदनी मंदिर का, बदनी, तो चंद्रबदनी मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये टिहरी में है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्लेस हैं। यहाँ देखिए चंद्रबदनी टिहरी में है, चंद्रबनी देहरादून में। और इसी चंद्रबनी देहरादून में गौतम कुंड है। इस कुंड में लोग स्नान करते हैं, यहाँ पे बहुत ही पवित्र माना जाता है। मसूरी में बनने वाला पहला होटल था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मसूरी के इतिहास में जब हम झांकते हैं तो मसूरी के विकास का जो श्रेय जाता है ना कैप्टन यंग और जॉन मैकिनन को जाता है। फादर ऑफ मसूरी जॉन मैकिनन। मसूरी का जो आधुनिकीकरण होता है उन्हीं के द्वारा शुरू होता है। ठीक है, मसूरी को लीज पे ले लेते हैं लोग सबसे पहले तो 1825 के आसपास। ठीक है, 80 साल के लिए लीज पे लेते हैं। किससे? तत्कालीन जो हमारा टिहरी रियासत का नरेश होता है सुदर्शन शाह से। उसके बाद मसूरी में जो पहली बिल्डिंग, यहाँ पे होटल बना दिया बाद में इसको। अगर बात करें जैसे हमने दुगड्डा की बात की ना, दुगड्डा में बनने वाला पहला भवन कौन सा था? ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है ना वो राष्ट्रीय होटल जिसको हम बोले धनीराम मिश्र द्वारा। ऐसे ही हम बोले कि एक आइडेंटिफाई पहली बिल्डिंग कौन सी होगी मसूरी की, तो वो हमारी मलिंगार होटल हो जाएगा। मलिंगार उसमें जो प्लेस बना था बाद में होटल के रूप में तब्दील हुआ, तो यहाँ पर मलिंगार होटल बनाया जाता है 1827 के आसपास। ठीक है, किसके प्रयासों से बनता है ये? स्पेशली देखा जाए तो दो व्यक्ति हैं मसूरी के विकास में, जिनका नाम, एक का नाम है जॉन मैकिनन फादर ऑफ मसूरी, एंड सेकंड नेम इज कैप्टन यंग। जॉन मैकिनन के द्वारा देखिए दोस्तों हमारा पहला समाचार पत्र भी आता है उत्तराखंड की धरती का, हालांकि वो आंगल भाषी पत्र होता है। द हिल्स 1842 में आएगा वो मसूरी से। ठीक है, 1832 के टाइम पीरियड पे ही मसूरी में एक सर्वेक्षण कार्यालय भी खोला दोस्तों। किसने खोला? जॉर्ज एवरेस्ट ने। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट है। आज भी हम मसूरी जाते हैं ना घूमने, तो जॉर्ज एवरेस्ट हम ज़रूर विजिट करते हैं, अलग ही आनंद आता है हमें वहाँ पे। तो जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम पर सागरमाथा चोटी जो कि नेपाल में है, सागरमाथा, जिसको आज हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, इन्हीं के नाम पर रखी गई है वो। तो इनका सबसे पहले सर्वेक्षण कार्यालय खुलते हैं 1832 में। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में कब हुई थी? तो हमारी 1902 में हुई थी। महादेवी वर्मा, ठीक है, इनके द्वारा हुई थी। महादेवी भटनागर भी मिलता है बहुत जगह पे, महादेवी वर्मा भी मिलता है। अब जो ऑप्शन में आया उस हिसाब से कीजिएगा आप। ठीक है, तो महादेवी कन्या पाठशाला ज़्यादातर मैंने देखा है ईयर पूछा जाता है इसका कि कब स्थापित हुआ था स्कूल, या प्लेस पूछा जाता है कहाँ पे, देहरादून में 1902 में। राज्य पोषण परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए महिला सशक्तिकरण के लिए ही बनाया गया एक ये मिशन है राज्य पोषण, जो हमारा मिशन है। इसमें महिलाएं जो होती हैं ना उनको मतलब पोषक तत्वों की कमी न रहे, इसके लिए आंगनबाड़ी वगैरह से आज भी आप देखते हैं कि महिलाओं को बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो राज्य पोषण परिषद है उत्तराखंड में, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनके पास ये पद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए देसी राज्य और जन आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, देसी राज्य और जन आंदोलन। तो देसी राज्य में हमारे यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे हमारा हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा टिहरी रियासत रही होगी उसका भी उल्लेख यहाँ पे किया हुआ है इस व्यक्ति ने। इसका नाम है परिपूर्णानंद पैन्यूली, जिन्होंने पुस्तक लिखी देसी राज्य और जन आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए परिपूर्णानंद पैन्यूली जी ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था क्रांतिकारी के रूप में भी। बोला जाता है कि इन्होंने नाम चेंज करके भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। राम प्रकाश शर्मा या कुछ ऐसे नाम से इन्होंने
यहाँ से एक गायब हो गए थे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, परिपूर्णानंद पैनुली। तो इनका एक अलग इतिहास है। अगर मौका मिला तो जल्दी उत्तराखंड की महान विभूतियों में इनको पेश किया जाएगा। स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ के लेखक कौन है? तो स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ ये भक्त दर्शन जी ने लिखा है दोस्तों। इसके अलावा देखिए भक्त दर्शन जी ने दो और लिखा है, सुमन स्मृति ग्रंथ। सुमन स्मृति ग्रंथ भी इन्हीं का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुमन स्मृति ग्रंथ। और इसके साथ साथ स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, ठीक है। तो ये सभी हमारे किसके हैं? भक्त दर्शन जी के। और भक्त दर्शन जी हमारे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं दोस्तों, जिन्होंने पहली बार अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाया था, ठीक है। आपने देखा होगा केवल डॉक्टर भक्त दर्शन हम इनको देखते हैं, आगे कोई भी जात वात नहीं देखते हम इनके। तो उत्तराखंड से पहले व्यक्ति जिन्होंने जाति सूचक शब्द को ही अपने नाम से आगे से हटा दिया था, ठीक है। तो ये इनकी रचना है दोस्तों, सुमन स्मृति ग्रंथ। श्रीदेव सुमन जी के पूरे बलिदान पे इन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। इसके साथ साथ स्वामी रामतीर्थ जी हमारे 1902 में आते हैं ना, जब हमारे कीर्ति साधा टिहरी रियासत में। तो स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ भी इन्हीं का है दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे ग्रंथ हैं जो आपने याद रखने हैं। भक्त दर्शन का ओरिजिनल नेम भी आ जाता है कभी कभी, तो ओरिजिनल नेम इनका राज दर्शन, ओके। देखिए भक्त दर्शन की एक महत्वपूर्ण रचना रह गई यहाँ पे दोस्तों, इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी पे भी मुकुंदी लाल स्मृति ग्रंथ लिखा था, या कलाविद मुकुंदी लाल जी, ऐसे इनकी एक रचना है, ठीक है। इसके साथ साथ भक्त दर्शन की एक रचना और महत्वपूर्ण रहती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ठीक है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भी भक्त दर्शन जी की ही पुस्तक है। दास विक्रय पर प्रतिबंध लगाने वाला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। तो दास विक्रय पर जो प्रतिबंध लगाया सबसे पहले ये कमिश्नर गोबन ने लगाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपको पता है दोस्तों, जब हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल शुरू होता है उससे पहले उत्तराखंड में किसका राज था? तो उससे पहले गोरखा राज था ना उत्तराखंड में। और गोरखाओं ने बिल्कुल नाम मात्र मूल्य पे आके बच्चों को, महिलाओं को और लोगों को बेचना शुरू कर दिया था। और हरिद्वार जो थी दास मंडी के रूप में फेमस हो गई थी, उसमें दास विक्रय का केंद्र बन गया था हरिद्वार का भीमगोड़ा बैराज। तो जैसे ही हमारा कमिश्नर गोबन बैठता है यहाँ पे ना कमिश्नरी में, पहला कमिश्नर कौन होगा? गार्डनर होगा, दूसरा विलियम ट्रेल होगा, तीसरा कमिश्नर बनता है गोबन। तो गोबन 1836 में जैसे बैठता है कमिश्नरी में, तो सबसे पहले यही काम करता है, वो दास विक्रय पर प्रतिबंध आरोपित कर देता है, ठीक है। तो फाइनली दास विक्रय क्या हो जाता है? कम हो जाता है, खत्म तो नहीं होता एकदम, लेकिन कम हो जाता है। उसके बाद भारत में ही दास प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा 1843 में, लॉर्ड एलिनबरो के टाइम पे, ठीक है। तो जब से दास प्रथा भारत में समाप्त होगी, तो भारत में समाप्त होने के बहुत टाइम बाद यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि देखिए जब हमारा कुमाऊं कमिश्नरी बनी, कुमाऊं कमिश्नरी कैसा प्रांत था? तो कुमाऊं कमिश्नरी हमारा नॉन रेगुलेटिंग प्रांत था ना भैया, गैर आईनी था ये। जो हमारे अलग प्रांतों में उसमें कानून बनते थे, या ब्रिटिश प्रांतों में कानून बनते थे। अब उसमें स्पेशली हम कौन कौन से प्रांत मान सकते हैं? जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गई हमारी, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गई, कोलकाता प्रेसिडेंसी हो गई, कलकत्ता प्रेसिडेंसी होगी उसमें, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो नियम कानून थे वो उत्तराखंड की धरती पे लागू नहीं होते थे उसमें ब्रिटिश कमिश्नरी में, क्योंकि हमारा क्षेत्र गैर आईनी क्षेत्र था, यानी कि नॉन रेगुलेटिंग एक्ट था यहाँ पे, ठीक है, लागू। तो ये चीज़ें थी। तो दास विक्रय आपको याद रखना है, दास प्रथा नहीं हो रही यहाँ पे, दास विक्रय, दासों को बेचने में, दास में सभी आ गए, महिलाएं भी, बच्चे भी और हमारे पुरुष भी, ठीक है। तो इस पर प्रतिबंध किसने लगाया? कमिश्नर गोबन ने। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों 22 मार्च 2002 स्थापित हुआ है। ऑफिशियल इसको यहाँ पे ऑफिशियल मान्यता प्राप्त हुई 22 मार्च 2002 को, ठीक है। राज्य की पत्रिका जिसने शिल्पकार उत्थान हेतु विशेष प्रयास किया था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो शिल्पकार उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने वाली पत्रिका या पत्र था दोस्तों समता। समता नामक पत्र सबसे पहले प्रकाशित हुआ था 1934 में। इसके संपादक कौन थे दोस्तों? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। कौन थे? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो समता ने देखिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो हमारे शिल्पकार आंदोलन था, या हम बोल सकते हैं अछूतोद्धार जो हमारे आंदोलन हुए थे उत्तराखंड की धरती में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी इस पत्र की। और देखिए दोस्तों समता पत्रिका के पहले संपादक तो हमारे बनते हैं कौन? मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी। लेकिन इसकी द्वितीय संपादक जो बनती है ना, वो उत्तराखंड की पहली महिला होगी जिसने किसी पत्र का संपादन किया, ठीक है, लक्ष्मी टमटा, ठीक है, लक्ष्मी देवी टमटा हमारी पहली महिला होगी दोस्तों जिसने किसी पत्र का संपादन किया। किसी पत्र का संपादन करने वाली प्रथम महिला होगी ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, बार बार इसको रिपीट करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में हमेशा बनते रहेगा और बनेगा।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने टाइम का। उत्तराखंड की धरती का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है कुली बेगार आंदोलन को। एक ऐसा आंदोलन जिसको गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति बोला। गांधी जी ने किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति बोला था? कुली बेगार आंदोलन, क्योंकि बिना एक बूंद खून के गिरे हुए ये आंदोलन सफल हो गया था। हमारे सत्यदेव जी, स्वामी सत्यदेव जी, जिन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी अल्मोड़ा में, सत्यदेव जी ने हमारे कुली बेगार आंदोलन को क्या बोला? असहयोग की पहली ईंट बोला। असहयोग की आंदोलन की पहली ईंट, ब्रिक बोला। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आए। इसीलिए कुली बेगार आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तराखंड की धरती में। और जिस समय आंदोलन घटित हुआ 1921 से शुरू हुआ दोस्तों, उस समय कुमाऊं कमिश्नर था पर्सी विंडम। पी विंडम भी आता है बहुत जगह पे। ठीक है, तो जंगलात आंदोलन हो या कुली बेगार आंदोलन, इस समय कमिश्नर कौन होगा हमारा? पर्सी विंडम। पेशावर कांड में संलिप्त सैनिकों की पैरवी किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो पेशावर कांड देखिए दोस्तों कब घटित हुआ था? अपर 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में। पेशावर वर्तमान पाकिस्तान में, उसमें भारत पाक विभाजन थोड़ी हुआ था, उस समय हमारा तो हिस्सा था ना पेशावर भी। तो पेशावर में हमारी चंद्र सिंह गढ़वाली की 2/18 रेजिमेंट तैनात थी दोस्तों। और वहाँ पर हमारे खुदाई खिदमतगार जो लाल कुर्ती संगठन था ना हमारा, जो हमारे सीमांत गांधी ने बनाया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, तो उसमें अफगान जो पठान थे वहाँ पे सत्याग्रह कर रहे थे। क्योंकि टाइम पीरियड कौन सा चल रहा है देखो, 23 अप्रैल 1930 चल रहा है। इससे पूर्व 6 अप्रैल 1930 को क्या हो गया, देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है। तो हमारे पठान भाई लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। एक अंग्रेज अधिकारी को पता नहीं क्या चूल हुई, मोटरसाइकिल घुसा दी उसने पठानों के बीच में। पठान भाई इसमें क्या हो गए, क्रोधित हो गए, चोट वोट आ गई होगी किसी को। ठीक है, तो पठानों ने वहाँ पे थोड़ा झड़प कर दी। और जैसे ये झड़प हुई, ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया भैया गोली चलाने का। उसी समय हमारा पेशावर कांड का नायक तो हम बोलते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली को, पेशावर कांड का विलन आ जाएगा यहाँ पे, जिसका नाम है दोस्तों कैप्टन रिकेट। ठीक है, क्या नाम है इसका? कैप्टन रिकेट। रैकेट भी दिया है बहुत जगह पे, रैकेट। कैप्टन रिकेट या रैकेट था उसमें। उसने बोला भैया गढ़वाली 3 राउंड फायर। क्या बोला उसने? गढ़वाली 3 राउंड फायर। और जल्दी वहाँ से आवाज़ आ जाती है दूसरी तरफ से, बाईं ओर से चंद्र सिंह गढ़वाली की, कि गढ़वाली सीज फायर, गढ़वाली कोई भी फायर नहीं करेगा। बस हो गया भैया पेशावर कांड घटित। अंग्रेज अधिकारी ने ऑर्डर दिया था। भारतीय सेना के हवलदार, उसमें तत्कालीन जो हवलदार थे हमारे चंद्रसिंह भंडारी, उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। इसी घटना को इतिहास में पेशावर कांड बोला गया। गढ़वाल बहुत फेमस हो गया इस घटना के बाद, और चंद्र सिंह के नाम के आगे भंडारी की जगह गढ़वाली लग गया। और संपूर्ण देश में मोतीलाल नेहरू जी ने भी गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी भाई। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा पेशावर कांड संक्षिप्त में। और जैसे गढ़वाल में, माफ़ कीजिएगा, जैसे ही पेशावर में ये हमारा पेशावर कांड घटित होता है, इसके बाद क्या होगा? राजद्रोह का आरोप लगेगा। ब्रिटिशर्स भी तो डरेंगे ना, सैनिक तो हमारा ही ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, यानी कि उन्हें भी संदेह हो जाएगा अंदर ही अंदर, कहीं भैया ये जो इनकी सैनिकों की हमारे प्रति वफादारी है समाप्त ना हो जाए। तो सैनिकों को क्या किया? काले पानी की सज़ा, भैया जाओ, तुमने यहाँ पे हमारा ऑर्डर माना नहीं, अब आपको काले पानी की सज़ा होगी। तो बोला जाता है कि इनका जो पैरवी की थी, यानी कि इनका केस लगा, जो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, इनके साथ साथ जिन सैनिकों ने इसमें सहयोग दिया था, इन सभी पे राजद्रोह का मुकदमा दायर हुआ था उसमें। और उसके बाद इनकी मुकदमे की पैरवी की थी, मतलब इनका जो वकील बना था वो कौन बना था? बैरिस्टर मुकुंदीलाल। मतलब सिंपल भाषा में बोलो तो चंद्र सिंह गढ़वाली का केस किसने लड़ा बोलेंगे तो बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी ने। ओके, लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का, कि आईआईएम काशीपुर की स्थापना कब हुई थी? तो आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंध संस्थान, ये काशीपुर में है दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। देखिए दोस्तों, एक हम देखेंगे, अगर उत्तराखंड हमारा छोटा सा प्रदेश है ना, उस छोटे से प्रदेश होने के बावजूद हमारे पास आईआईएम भी है, उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंध संस्थान। हमारे पास राज्य में आईआईटी भी है। कहाँ पे आईआईटी हमारा? रुड़की में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके साथ साथ हमारे पास एनआईटी भी है। कहाँ पे है? श्रीनगर में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे टेक्निकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो हमारे उत्तराखंड में मौजूद है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को बोला जाता है उत्तराखंड को एजुकेशन हब क्यों बोलते हैं पूरे देश में, इसीलिए बोलते हैं। देहरादून चले जाओ, कितने स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, नैनीताल आओ आप, एक से एक बोर्डिंग स्कूल मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में एक ही समस्या है दोस्तों, पलायन और बेरोजगारी बहुत यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। और मतलब एक स्ट्रक्चर ही नहीं बन पा रहा। यूरोपीय देश देखो ना, अब हम सोचते हैं कि हमारा पर्वतीय प्रदेश है, यद्यपि टॉपिक लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सुनिए आप। हमारा भी पर्वतीय प्रदेश है, यूरोप में भी देखा होगा आपने पर्वतीय प्रदेश है। स्विट्जरलैंड हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, छोटे छोटे देश हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बावजूद इनकी इकोनॉमी इतनी सशक्त क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत से बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस हैं,
पर्यटन के लिए इन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा विकसित कर दिया कि पर्यटन टूरिज्म अगर हम वहाँ पे जाते हैं ना, स्विट्ज़रलैंड की अगर मैं सोलो ट्रिप भी करता तो कम से कम मेरे को 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। इतना वहाँ पे एक्सपेंसिव चार्जेस वगैरह सब चीज़ है, फैसिलिटीज़ भी हैं लेकिन चार्जेस भी वैसे हैं। हमारा उत्तराखंड उससे भी खूबसूरत है। गांधी जी खुद बोल चुके हैं यंग इंडिया में कि भारत का स्विट्जरलैंड है कौसानी। तो भारत के स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं आते इतने टूरिस्ट, क्या रीज़न है इसका? जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है दोस्तों टूरिज्म का, वो बहुत कमज़ोर है, सुविधाएं नहीं है, रेल नहीं पहुंच पाई हमारी। आज बड़ी मुश्किल से कर्णप्रयाग रेल मार्ग का काम चल रहा है दोस्तों, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग। हालांकि इसके बाद जब ये रेल लाइन बनेगी ना, इसका बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे चार धाम यात्रा में। लेकिन पार्टिकुलर एक क्षेत्र का विकास होगा, गढ़वाल रीजन इसमें ज़्यादा विकसित होगा। कुमाऊं में भी बहुत से प्लेसेस है जिनका विकास होना चाहिए, तो कुमाऊं में भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन आगे पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें दोस्तों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन बोलूँगा मैं, साफ साफ सरकार बोलूँगा, जो एक इनिशिएटिव नहीं लेती। एक बार इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका, वर्ल्ड बैंक से लोन लो आप, और यहाँ पर बहुत अच्छा एक हमारा टूरिज्म हब बना दो, एक ऐसा प्रैक्टिकल करो और ऐसा करो कि लोग बाहर जाने के बजाय, जो भी हमारे देश के लोग हैं, भारत देश के भी जो लोग स्विट्जरलैंड या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं, वो लोग यहाँ पे आए ना। यहाँ उससे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत है भैया, देवभूमि बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने थॉट्स है दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है आप भी कमेंट कीजिएगा इस बारे में। चलिए मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। आज का अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है यार, और साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।